नमस्कार विद्यार्थीगण। हम विशेषण के बारे में पढ़ रहे थे। विशेषण के अंतर्गत हमने विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने विशेषण के भेद भी पढ़े थे। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब इस विशेषण के अंतर्गत हमने गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ लिया था। आज हम संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली थी। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा और इसके 2 भेद, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें शब्द हैं वो किसकी संख्या बोध कराएंगे? संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे। और जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं ना, उन्हें कौन से विशेषण कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। बस में 30 यात्री बैठे हैं। यात्रियों की संख्या कितनी है? 30, यानी 30 शब्द संख्या बताई जा रही है। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। कितने बच्चे? कुछ बच्चे। तो कुछ शब्द संख्या की ओर संकेत कर रहा है, यानी संख्या बता रहा है। तो जिसमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है ना, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब उपयुक्त वाक्यों में 30 कुछ शब्द संख्या बताते हैं, अतः शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है वो 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी निश्चित संख्या बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कौन सी संख्या बोध होगा? निश्चित संख्या का बोध होगा। और जो शब्द निश्चित संख्या बोध कराते हैं उन्हें कौन सा विशेषण कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 आम, आम की संख्या कितनी बताई गई है? 4, निश्चित संख्या बताई गई है। एक घड़ी, घड़ी की संख्या कितनी बताई गई है? 1। 5 पुस्तकें, पुस्तकों की संख्या कितनी बताई गई है? 5। तो इनमें 4, 1 तथा 5 निश्चित संख्याएं हैं और निश्चित संख्या होने के कारण ये कौन से विशेषण हो गए? ये शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। समझ में आया होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें देखो अनिश्चित नाम दे रखा है संख्यावाचक विशेषण से पहले। तो अनिश्चित मतलब जो निश्चित न हो। जो शब्द विशेषण निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। इन्हें हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बाहर कुछ लोग झगड़ रहे हैं। कितने लोग? कुछ लोग। अब लोग कितने खड़े हैं बाहर? 5 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, पता ही नहीं चल रहा। कुछ लोग, तो कुछ शब्द आ गया, यानी इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा। आज बहुत सारे बच्चे अनुपस्थित हैं। बहुत सारे कितने? 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, यानी बच्चों की संख्या नहीं बताई गई। तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिसमें निश्चित संख्या बोध नहीं होता ना, वो कौन सा विशेषण कहलाता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो इन वाक्यों में कुछ या बहुत कोई निश्चित संख्या नहीं है, अतः शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक जो सर्वनाम शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक भी कहते हैं। यानी सर्वनाम शब्द होंगे और जो सर्वनाम शब्द होंगे वो किसकी ओर संकेत करेंगे? संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं।
और वो शब्द ही क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और सार्वनामिक विशेषण को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, संकेतवाचक विशेषण, यानी सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा सार्वनामिक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द होते हैं, वो संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं और वो विशेषण कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे मेरा भाई प्रथम आया, तो मेरा भाई, तो यहाँ पर नाम आ गया क्या, मेरा भाई प्रथम आया। तो मेरा शब्द क्या हो गया, इसमें मेरा शब्द सर्वनाम शब्द हो गया और ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, भाई की ओर संकेत कर रहा है। और भाई शब्द क्या है, संज्ञा है, यानी सर्वनाम शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है, संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। यह बच्चा बहुत ईमानदार है, यह शब्द क्या है, यह शब्द सर्वनाम शब्द है, किसकी ओर संकेत कर रहा है, बच्चे की ओर संकेत कर रहा है। यानी बच्चा शब्द क्या हो गया, संज्ञा हो गया, यानी सर्वनाम शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है, सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। इस कारण ये कौन सा विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो उपयुक्त वाक्यों में मेरा तथा यह शब्द भाई और बच्चा की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये कौन सा विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है। अब आता है परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर होता है, तो परिमाणवाचक विशेषण से वस्तु की माप, तोल, मात्रा आदि के बारे में ज्ञान होता है। जैसे थोड़ा सा जल दो, डिब्बे में कुछ घी है, तो इससे किसका बोध हो रहा है, माप तोल का या मात्रा का बोध हो रहा है, कि जल मांग रहा है कि थोड़ा सा जल दो, डिब्बे में कुछ घी है ना। तो उपयुक्त वाक्य में थोड़ा सा कुछ शब्द जल तथा घी के परिमाण का बोध कराते, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण हैं। जबकि संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण में शब्दों से वस्तु की संख्या ज्ञान होता है ना। इसमें तो वस्तु की संख्या ज्ञान होता है संख्यावाचक विशेषण में, और परिमाणवाचक में वस्तु की माप, तोल और मात्रा का ज्ञान होता है। ध्यान में रखना। आप देखो संख्यावाचक विशेषण में शब्दों की वस्तु की संख्या ज्ञान होता है, जैसे 5 मीटर कपड़ा, 50 छात्र कक्षा में हैं आदि, तो इससे संख्या ज्ञान होता है। तो उपयुक्त वाक्य में 5 मीटर तथा 50 शब्दों से वस्तु की संख्या बोध होता है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं, विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, विशेषणों की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। 3 कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो मूलावस्था में क्या आता है, विशेषण व्यवस्था जिसमें किसी वस्तु की तुलना न करके केवल सामान्य विशेषता ही बताई जाती है, मूलावस्था कहलाती है। यानी मूलावस्था में कोई तुलना नहीं होती, कोई किसी से तुलना नहीं करता, बल्कि क्या होता है इसमें सामान्य विशेषता ही बताई जाती है, कोई तुलना नहीं की जाती। मूलावस्था में कोई तुलना नहीं की जाती, उसमें सामान्य विशेषता ही बताई जाती है। जैसे नेहा प्रतिभाशाली है, नेहा को कैसा बताएगा, प्रतिभाशाली। रंजिता सुंदर स्त्री है, रंजिता कैसी स्त्री है, सुंदर स्त्री है। यानी इन दोनों वाक्यों के अंतर्गत किसी से कोई तुलना नहीं की जा रही, केवल सामान्य विशेषता ही बताई जा रही है। तो मूलावस्था में क्या होता है, इसमें किसी वस्तु की तुलना न करके केवल सामान्य विशेषता ही बताई जाती है। अब दूसरा आता उत्तरावस्था। उत्तरावस्था किसे कहते हैं, तो विशेषण व्यवस्था जिसमें 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के गुण दोषों मिलान करके एक दूसरे की अपेक्षा कुछ अधिक अच्छा या अधिक खराब बताया जाता है, उसे उत्तरावस्था कहते हैं। यानी इसमें 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है। 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के मध्य गुण दोष होंगे ना, उनमें तुलना की जाती है और उनमें तुलना करके किसी एक को अधिक अच्छा या अधिक खराब बताया जाता है। 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के मध्य तुलना करके किसी एक को अधिक अच्छा या अधिक खराब बताया जाता है। जैसे रमेश सागर से तीव्र दौड़ता है, तो तेज दौड़ने वाला कौन है, रमेश है,
दो के मध्य तुलना की गई है। किसके मध्य? रमेश और सागर के मध्य तुलना की गई है और रमेश को तेज दौड़ने वाला बताया गया है। यानी तेज कौन दौड़ रहा है? रमेश। तो सागर क्या दौड़ रहा है? रमेश की अपेक्षा धीरे दौड़ रहा है। वरुण विशाल की अपेक्षा अधिक समझदार है। तो यहाँ पर किन दो के मध्य तुलना की जा रही है? वरुण और विशाल के मध्य तुलना की जा रही है। तो इनमें अधिक समझदार किसको बताया गया है? वरुण को बताया गया है। तो वरुण अधिक समझदार हो गया तो विशाल क्या हो गया? कम समझदार हो गया। तो इसमें समझ में आया होगा आपको कि दो व्यक्ति और दो वस्तुएं गुण दोषों का मिलान करके यानी उनमें तुलना की जाती है और तुलना करके किसी एक को अधिक अच्छा या अधिक खराब बताया जाता है। इस अवस्था को कहते हैं उत्तरावस्था। आगे की अवस्था आती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है? उत्तमावस्था में विशेषण वह अवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु को सबसे अधिक अच्छा या खराब बताया जाता है, ऐसी अवस्था कहलाती है उत्तमावस्था। कि एक को सबसे अधिक अच्छा या खराब बताया जाता है। जैसे परवेश सबसे सुंदर लड़का है तो सबसे सुंदर बताएगा इसको, है ना। खरगोश सबसे तीव्र दौड़ता है तो ये खरगोश है, ये सबसे तेज दौड़ता है। तो इसकी क्या की जाती है? समूह से तुलना की जाती है। तो जिसमें ऐसी अवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु को सबसे अधिक अच्छा या खराब बताया जाता है, यानी इसमें समूह के साथ तुलना करके सबसे अच्छा बताएंगे या फिर सबसे खराब बताएंगे, और ऐसी अवस्था कहलाती है उत्तमावस्था। समझ में आया होगा ये। अब देखिए आगे। अब कुछ विशेषण होंगे। विशेषण अवस्थाएं पढ़ी है ना हमने, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषणों की मूलावस्था में तर और तम प्रत्यय लगाकर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाई जाती है। कहने का मतलब है यदि हमें तर लगा देंगे मूलावस्था में के आगे हम तर लगा देंगे तो वो कौन सी अवस्था बन जाएगी? उत्तरावस्था। और तम लगाने पर कौन सी अवस्था बन जाएगी? उत्तमावस्था बन जाएगी। जैसे उच्च, उच्च मूलावस्था है, उसमें तर लगा दिया तो हो गया उच्चतर। तो उच्चतर हो गया तो ये कौन सी अवस्था हो गई? उत्तरावस्था हो गई। इसमें देखो उच्च में तम लगा दिया, तम लगाने पर ये कौन सी अवस्था हो गई? उत्तमावस्था हो गई। तो इस प्रकार की अवस्थाओं में हम जब तर लगा देंगे तो वो उत्तरावस्था हो जाएगी और तम लगाने पर उत्तमावस्था हो जाएगी। अब देखो इसमें विशेषण अवस्थाओं के रूप बताए गए हैं कि मूलावस्था में दे दिया अच्छा, है ना। अच्छा तो उत्तरावस्था में लिख देंगे अधिक अच्छा और उत्तमावस्था में लिख देंगे सबसे अधिक अच्छा। मूलावस्था में मोटा तो उत्तरावस्था में अधिक मोटा और उत्तमावस्था में सबसे अधिक मोटा। मीठा, मीठा में उत्तरावस्था में बनाएंगे तो अधिक मीठा और उत्तमावस्था में बनाएंगे तो सबसे अधिक मीठा। मूलावस्था में लिखें कड़वा तो उत्तरावस्था में हो जाएगा अधिक कड़वा और उत्तमावस्था में हो जाएगा सबसे अधिक कड़वा। कहने का मतलब है उत्तमावस्था में सबसे शब्द जुड़ जाएगा और उत्तरावस्था में अधिक शब्द जुड़ेगा। अधिक तो दोनों में आ रहा है लेकिन इसमें अधिक से पहले क्या शब्द आ गया? उत्तमावस्था में सबसे शब्द जुड़ गया। तो ये ध्यान में रखना है, विशेषण में अधिक और सबसे अधिक शब्द जोड़कर मूलावस्था को उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में बदला जाता है। और दूसरी मैंने आपको बताया है कि उत्तरावस्था में तर शब्द लगाकर भी जोड़ते हैं और उत्तमावस्था में तम शब्द लगाकर भी उत्तमावस्था बनाई जाती है। अब देखो हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने इसमें पढ़ा संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की परिभाषा हमने पढ़ी है। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेष्य की परिभाषा भी हमने पढ़ी है। एक ही वाक्य में दो विशेषण और दो विशेषों का प्रयोग भी हो सकता है। विशेषण के चार भेद होते हैं। चारों भेदों के बारे में हमने पढ़ा है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण।
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विशेषणों की तीन अवस्थाएं होती है, तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से विशेष शब्दों की रचना की जाती है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये हमने विशेषण के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कौन बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता? तो विशेषण बताते हैं, तो इसमें विशेषण सही हो जाएगा। विशेषण के भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में संख्यावाचक विशेषण कौन सा? संख्यावाचक विशेषण पूछा गया है, तो पहला भी संख्यावाचक विशेषण है, 8वां भी संख्यावाचक विशेषण है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 1 व 2 दोनों, तो इसमें ये वाला चिन्ह सही हो जाएगा। विशेषण मूल रूप क्या कहलाता है? मूल रूप यानी उसकी जो अवस्था वो क्या कहलाती है? मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था? तो मूल रूप तो मूलावस्था ही कहलाती है ना। उसमें हमें तर शब्द जोड़ देंगे, अधिक शब्द जोड़ देंगे तो वो उत्तरावस्था हो सकती है, और तम शब्द जोड़ देंगे या सबसे अधिक शब्द जोड़ देंगे तो वो उत्तमावस्था होती है, लेकिन उसका मूल रूप तो मूलावस्था ही होती है। विशेषण रचना की जाती है, किससे की जाती है? संज्ञा और सर्वनाम से, हाँ इससे भी की जाती है। क्रिया अव्यय से, क्रिया अव्यय से भी की जाती है। 1 व दोनों से, तो दोनों से ही की जाती है ना। तो इसमें ये वाला हो जाएगा, यानी विशेषण की रचना संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से होती है। अब आता है इसमें सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो सही वाक्यों के सामने तो सही का लगाना और गलत वाक्यों के सामने गलत का। तो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं? नहीं, ये तो गलत हो गया। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों विशेषण कहते हैं, यानी विशेषण है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। 10 किलो गुणवाचक विशेषण है, तो दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि 10 किलो शब्द जो आया है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। 10 किलो। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, हाँ ये वाला सही है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, तीसरा सही है। मूलावस्था में 2 विशेषों के मध्य तुलना की जाती है? नहीं, 2 विशेषों के मध्य तुलना तो उत्तरावस्था में की जाती है, मूलावस्था में तो कोई तुलना नहीं होती, तो चौथा भी गलत हो गया। 5वां, 2 से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। हाँ, 2 से अधिक की बात हो रही है, यहाँ तक 2 की बात होती है तो उत्तरावस्था हो जाता है, 2 से अधिक की बात हो रही है तो ये यहाँ पर कौन सी अवस्था होगी? उत्तमावस्था, यानी ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, 5वां सही है। अब आगे आता है कि निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाकर लिखिए। अब इन शब्दों से कि हमें क्या करना है? विशेषण बनाना है। तो सोना से, यहाँ पर देखो सोना शब्द लिख रखा है, सोना से क्या बनेगा? विशेषण सुनहरा। सोना से क्या बनेगा? सुनहरा बनेगा। सोना से बनेगा सुनहरा, ठीक है। दूसरा आता है तुम, तो तुमसे क्या बनेगा? तुमसे बनेगा तुम्हारा। तुमसे क्या बनेगा? तुम्हारा। तुमसे क्या बनेगा? तुम्हारा। बच्चा, तीसरा आता बच्चा। बच्चा से क्या बनेगा? बचपन। बच्चा से क्या बनेगा? बचपन, ठीक। नीति, नीति से क्या बनेगा? नैतिक। नीति से क्या बनेगा? नैतिक। नीति से बनेगा नैतिक। अंदर, अंदर से क्या बनेगा? अंदरूनी। अंदर से क्या बनेगा? अंदरूनी। अंदर से बन जाएगा अंदरूनी।
नीचे, नीचे से क्या बनेगा, नीचे से बनेगा निचला, नीचे से क्या बनेगा निचला, नीचे से बन जाएगा निचला। धर्म, धर्म से क्या बनेगा धार्मिक, धर्म से क्या बनेगा धार्मिक। मैं से क्या बनेगा मेरा, मैं से क्या बनेगा मेरा। बेचना, बेचना से क्या बनेगा बिकाऊ, बेचने से क्या बनेगा बिकाऊ, बेचना से बनेगा बिकाऊ। बाहर, बाहर से क्या बनेगा बाहरी, बाहर से क्या बनेगा बाहरी। लिखना से क्या बनेगा लिखावट, लिखना से क्या बनेगा लिखावट। और विज्ञान से क्या बनेगा वैज्ञानिक, विज्ञान से क्या बनेगा वैज्ञानिक, विज्ञान से बनेगा वैज्ञानिक। ठीक है। आगे आता है विशेषण की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था लिखनी है। तो एक में आ गया उत्तरावस्था और दूसरे में आएगा उत्तमावस्था। लघु, अब मैंने बताया था ना उत्तरावस्था में तो तर लगाना है और उत्तमावस्था में तम लगाना है। तो लघु, तो लघु का बन जाएगा लघुतर, लघु का क्या बन जाएगा लघुतर। और उत्तमावस्था में क्या बन जाएगा लघुतम, उत्तमावस्था में बन जाएगा लघुतम। ठीक है। विशाल, विशाल का उत्तरावस्था क्या हो जाएगी विशालतर, विशाल की उत्तरावस्था क्या हो जाएगी विशालतर। और विशाल की उत्तमावस्था क्या हो जाएगी विशालतम, तम जुड़ जाएगा है ना विशालतम, विशालतम ये हो जाएगी इसकी उत्तमावस्था। उच्च, उच्च का क्या हो जाएगा उच्चतर, उच्च का क्या हो जाएगा उच्चतर। और उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा उच्चतम, उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा उच्चतम। सुंदर, तो सुंदरतर, सुंदरतर। और उत्तमावस्था में हो जाएगा सुंदरतम, उत्तमावस्था में हो जाएगा सुंदरतम। अच्छा, अच्छा का उत्तरावस्था में हो जाएगा अधिक अच्छा, उत्तरावस्था के अंतर्गत क्या होगा अधिक अच्छा। और उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा उत्तमावस्था में हो जाएगा सबसे, सबसे अधिक अच्छा, सबसे अधिक अच्छा। उत्तमावस्था में हो जाएगा सबसे अधिक अच्छा। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है, इसमें विशेषण और विशेष्य को सुमेल करके लिखना है। मजबूत, तो मजबूत आ जाएगा इसमें दरवाजा। छायादार, छायादार क्या होते हैं वृक्ष होते हैं। नवीन, नवीन इसमें आ जाएगा घटना। घायल, घायल क्या हो जाते हैं सैनिक हो जाते हैं युद्ध में। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय क्या अपना ध्वज। तो ये इस प्रकार से मिलान हो गए। अब आगे क्वेश्चन आता है कि इसमें विशेषण और विशेष्य अलग अलग छांट कर लिखने हैं। विशेषण और विशेष्य अलग अलग छांट कर लिखने हैं। तो संदीप ईमानदार किसान है, तो विशेषण शब्द कौन सा हो गया इसमें ईमानदार हो गया, ईमानदार। ठीक है। और विशेष्य कौन सा हो गया विशेष्य हो गया इसमें संदीप। विशेष्य क्या कौन सा हो जाएगा इसमें संदीप है, ये शब्द विशेष्य हो जाएगा। यानी विशेषण हो गया ईमानदार और विशेष्य हो गया संदीप। रामकिशन स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता है, तो इसमें स्वादिष्ट शब्द विशेषण है। स्वादिष्ट शब्द तो आ जाएगा किसमें विशेषण में। और यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा रामकिशन नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। रामकिशन नाम यहाँ पर आ जाएगा, यानी मिठाइयाँ
स्वादिष्ट शब्द तो विशेषण हो जाएगा और रामकिशन शब्द विशेष्य हो जाएगा। निशु को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, तो यहाँ पर प्रथम शब्द विशेषण है, प्रथम शब्द विशेषण है। और यहाँ पर निशु शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया। प्रथम पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? निशु को। तो निशु विशेष्य और प्रथम विशेषण। वह घर मेरा नहीं था, तो इसमें वह शब्द संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा और घर विशेष्य हो जाएगा। आज्ञाता दादा ने 5 किलो सेब खरीदे, तो यहाँ पर 5 तो क्या जाएगा? विशेषण, और विशेष्य के अंतर्गत क्या जाएगा? सेब आ जाएगा। विशेष्य क्या जाएगा? सेब आ जाएगा। कपिल राहुल से अधिक सुंदर है, तो यहाँ पर विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा अधिक सुंदर, अधिक सुंदर, है ना। और यहाँ पर विशेषण में क्या जाएगा? कपिल आ जाएगा। विशेषण में क्या आएगा? कपिल आएगा। काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो काला शब्द क्या जाएगा? विशेषण, और घोड़ा शब्द क्या जाएगा? विशेष्य। फिर 8 का देखो, मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं, यहाँ पर 8 शब्द तो क्या जाएगा? विशेषण, और सदस्य शब्द क्या जाएगा? विशेष्य। बुरे लोगों से दुनिया डरती है, तो बुरे शब्द तो क्या जाएगा? विशेषण, और लोगों शब्द क्या जाएगा? विशेष्य। यश इस मकान की ऊपरी मंजिल पर रहता है, तो इस शब्द तो क्या जाएगा? विशेषण, और मकान शब्द क्या जाएगा? विशेष्य। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं। तो विशेषण शब्द तो वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। आगे आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पढ़ाइए ना आपको विशेषण की परिभाषा, तो विशेषण परिभाषा भी लिखनी है और उसके उदाहरण भी लिखने हैं। विशेषण भेद उदाहरण सहित लिखिए। विशेषण 4 भेद आपको पढ़ाए ना, तो उन चारों भेदों के उदाहरण सहित उनकी परिभाषा भी लिखनी है। भेद लिखने हैं, भेद के नाम लिखने हैं और उनके उदाहरण भी लिखने हैं। विशेषण तथा विशेष्य में अंतर स्पष्ट कीजिए कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। अंतर बताया है, पढ़ाया आपको। एक बार फिर से मैं इन सबके प्रश्नों के उत्तर आपको बता देता हूँ। विशेषण परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और उनके उदाहरण कि राम बहुत सुंदर लड़का है। ठीक है, विशेषण के भेद उदाहरण सहित लिखिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है। अब गुणवाचक विशेषण कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है। दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण है। तो शब्द जिनसे विशेषण की संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं, तो 10 विद्यार्थी हो गए, तो इसमें संख्या का बोध हो रहा है। फिर आता है परिमाणवाचक विशेषण में क्या, तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत नाप तोल का बोध कराने वाले या मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सोहन 1 लीटर दूध लेकर आया। फिर आता है संकेतवाचक विशेषण। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है। ठीक है, फिर आता है विशेषण तथा विशेष्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। विशेषण और विशेष्य में अंतर
कि विशेषण तो किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत वस्तु के मापतोल या मात्रा का बोध होता है। विशेषण की अवस्थाएं उदाहरण सहित लिखिए। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था के अंतर्गत किसी से कोई तुलना नहीं की जाती। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के मध्य तुलना करके किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे मूलावस्था के अंतर्गत तो सीता सुंदर है, इसमें कोई किसी से तुलना नहीं हो रही। उत्तरावस्था में सोहन मोहन से होशियार है, इसमें सोहन और मोहन की आपस में तुलना हो रही है। और उत्तमावस्था के अंतर्गत समूह के साथ तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अच्छा या खराब बताया जाता है। जैसे सोहन कक्षा के सभी विद्यार्थियों में से होशियार है, तो उसमें सोहन को कक्षा में 30 विद्यार्थी या 50 विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी हैं उन सब से क्या बताया गया है, उसको होशियार बताया गया है। तो जिसमें समूह के साथ तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा बताया जाता है या खराब बताया जाता है, उस अवस्था को कहते हैं उत्तमावस्था। तो इस प्रकार से इन 5 प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें आपको मिलेंगे, इसको ध्यानपूर्वक देखना, वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखकर समझना है और इन सब एक्सरसाइज को करना है। जो परिभाषाएं दी गई हैं, जो उनके उदाहरण दिए गए हैं, भेद दिए गए हैं, भेद के भी उदाहरण हैं, तो ये सब आपको यादें करने हैं। धन्यवाद।